हर घर में म्यादे की दवाई होगी। म्यादे की दवाई वन ऑफ द रीज़न इज़ फॉर किडनी प्रॉब्लम्स। हमें पेरेंट्स आते हैं कि इसको थोड़ा इन्फेक्शन था, हमने इसको एंटीबायोटिक दी। जब वो एंटीबायोटिक देते हैं वो एंटीबायोटिक नेफ्रोटॉक्सिक भी होते हैं, तो बार बार खुद ही एंटीबायोटिक देने से वो किडनी की हेल्थ डैमेज कर जाते हैं। जो किडनी प्रॉब्लम्स हैं ये यूजुअली इन मेजॉरिटी ऑफ द सिचुएशंस दे आर साइलेंट। This is the problem. अच्छा। We have to be extra cautious and we have to raise the awareness. हमें लोगों को बोलना है कि नई एंटीबायोटिक खुद मत खाओ, पेन किलर्स मत ले लो। जो बच्चा आईसीयू में एडमिट होता है और उनको रीनल इन्वॉल्वमेंट होती है, उनमें फिर बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नवजात बच्चे अपनी सेहत के लिए खास तवज्जो के मोहताज होते हैं और कुछ मसाइल जैसे यूरिनरी इन्फेक्शंस या गुर्दों की पैदाइशी प्रॉब्लम्स को बरवकत एड्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं जीके पॉडकास्ट्स और मैं हूं आपकी मेज़बान शिरीन नामान। आज हम आपकी मुलाकात शहर श्रीनगर के एक माहिर नेफ्रोलॉजिस्ट यानी गुर्दों के माहिर अमराज से कराएंगे, जो बच्चों के किडनी इश्यूज़ और उनके इलाज में महारत हासिल रखते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहब, जो कि एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स जीएमसी श्रीनगर में, जो इन मसाइल को समझने और उनके बेहतरीन इलाज जानने में हमारी मदद करेंगे। सर, आपका खैर मकदम है हमारे शो में। शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। सर, सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपकी डे टू डे प्रैक्टिस रहती है, डेली एनकाउंटर आपका बहुत सारे पेशेंट्स के साथ रहता है, तो कौन से ऐसे कॉमन रीनल इश्यूज़ हैं जो आजकल अपने पीक पे हैं वादी में? हाँ, जो डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी है, जो गवर्नमेंट चिल्ड्रंस हॉस्पिटल्स श्रीनगर बेमिना में लोकेटेड है, वहाँ जो भी गुर्दों के रिलेटेड या पेशाब के रिलेटेड बच्चे आते हैं 18 साल तक, तो वो हमारे पास आते हैं। तो मुख्तलिफ दिक्कतें होती हैं उनको। तो जो मेन है, जो ज़्यादातर हमारे पास आते हैं, उनमें पेशाब की खराबी, जिनको हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं। जी जी। पेशाब में खून का आना, चेहरे पे या पैर पे या जिस्म पे सूजन या वर्म चढ़ना, शदीद किस्म का लेकिन आर्जी तौर गुर्दों की जो वर्म है वो पेशेंट हमारे पास आते हैं, जिसको हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं। अच्छा। या एक्यूट किडनी इंजरी जिनको बोलते हैं, वो शदीद किस्म का होता है, यूजुअली रिवर्सिबल, जो फिर वापस ठीक होता है। तो कुछ अक़साम है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं एडल्ट के लिए भी। उसमें जो पैदाइशी तौर जो प्रॉब्लम्स है जी वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, चूँकि हम छोटे छोटे नवजात बच्चों से लेके 18 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको देखते हैं। उनमें बनावटी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि जो किडनी जब बनती है, माँ के पेट में होता है बच्चा, उसमें जब किडनी बननी स्टार्ट होती है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई, जो भी रीज़न होगा, डिफरेंट किस्म के रीज़न, किसी ने दवाई ली ज़्यादा, किसी ने कम ली, कोई दवाई खाई, किसी को तकलीफ़ है, क्या है, तो डिफरेंट किस्म का वो एक टॉपिक है। अगर उसके बनने में छोटी गुर्दे बन गए या बहुत ज़्यादा बड़े गुर्दे बन गए या कुछ पानी की थैलियाँ उनमें बन गई, या जो पानी बनता है पेट में उस बच्चे की वजह से, हाँ, लिकर जिसको हम बोलते हैं, अगर वो लिकर बहुत कम हुआ, उसका मतलब है बच्चे ने यूरिन नहीं किया। अगर बच्चे ने यूरिन नहीं किया, उसके दो रीज़न हो सकते हैं, या तो उसको यूरिन बनता नहीं है, किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है, या अगर बन रहा है तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। तो ये जो सारी इश्यूज़ है ये एक्चुअली माँ के पेट से ही स्टार्ट होते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड उन्होंने किया 18 से 22 हफ्ते तक, जेस्टेशन एज जो होती है प्रेग्नेंट लेडी की, एनोमली स्कैन जिसको बोलते हैं, तो उसमें अगर उसने दिखाया कि पानी बहुत कम है, तो दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू एंड हैज़ टू बी एड्रेस्ड इमीडिएटली, अदरवाइज दिस कैन क्रिएट ट्रबल इन फ्यूचर। अगर कुछ दिखाए कि एक ही किडनी बन गई है, तो हमें इन्फॉर्म करना है उनको। अगर उनको तो ये हम एंटीनेटली देख सकते हैं। ज़्यादातर जो इश्यूज आते हैं बच्चों में, उनका जो दायमी प्रॉब्लम आती है, जिसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ बोलते हैं, उनका मेजर चंक जो है वो प्री नेटली हमें पता चलता है। एंटीनेटल नेफ्रोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, तो वो पहले ही पता चलता है। ये एक बड़ा चंक होता है हमारे पास। और कुछ बच्चे हमारे पास आते हैं जो जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है,
तो जैसे कि हम बोलते हैं कि बड़ों में ब्लड प्रेशर हाई है, लेकिन बच्चों में भी हाई होता है। हम चेक जब हम करते तब हमें पता चलता है, अगर हम चेक नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा। इसी तरह पानी का पीना हम बोलते हैं कि अच्छी बात है, लेकिन पानी का बहुत ज़्यादा पीना और बहुत ज़्यादा पेशाब करना वो भी ठीक नहीं है। उसमें इसका मतलब ये है कि किडनी में कोई इशू है, ये क्यों ज़्यादा पानी मांग रहा है, क्यों नमक ज़्यादा खा रहा है, क्यों सावर चीज़ ज़्यादा लेते हैं, जो मतलब खट्टी वाली चीज़ जो होती है वो ज़्यादा लेते हैं, उसका भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। गुर्दों में रेत का बनना या स्टोन बनना, जिसको हम रीनल स्टोन्स बोलते हैं या नेफ्रोकैल्सिनोसिस बोलते हैं, दोनों चीज़ें जो है अलामत ये मुख्तलिफ़ किस्म में आती है। एक किस्म का तकलीफ़ है या जिस्म की जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, जिसको हम बोले फ़रोग है, नशोनुमा है, वो सही तरह नहीं होती है। इसके अलावा हमारे पास वो पेशेंट आते हैं जिनको किसी वजह से अंदर कोई प्रॉब्लम थी, उसको पीडियाट्रिक सर्जन या पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट ने उसको ट्रीट किया, फिर उसके बाद सर्जरी करने के बाद वो हमारे पास आता है। तो ये आम तौर पे जो पेशेंट्स हैं ऐसे हमारे पास आते हैं। सर, अब एक आम इंसान किस तरह से पहचान सकता है कि उसके बेबी को कोई रीनल इशू है? इसके सिम्टम्स क्या है रीनल इश्यूज़ के? हाँ, एक्चुअली जो इसका एक सिंपल सा जवाब हम बोलेंगे कि किडनी की सेहत की इंडिकेशन हमें पता चलता है कि ये अगर ये यूरिन करता है तो कैसे करता है। अगर एक नवजात बच्चा हम ले लेंगे, हमने बोला कि अगर माँ के पेट में बच्चा पल रहा है तो उसका लिकर जो है, जो पानी होता है वो कम है, इसका मतलब किडनी का कोई इशू है। अगर जब वो बच्चा पैदा होने के बाद ये पेशाब ठीक तरह नहीं कर रहा है, 24 घंटे या 48 घंटे तक हम बोलेंगे चलो ठीक है, लेकिन 48 आवर्स के बाद अगर ये पेशाब नहीं कर रहा है, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम है। यूरिनरी रिफ्लक्स की भी काफ़ी प्रॉब्लम्स है। जब इसने यूरिन किया, अगर ये मेल बच्चा है तो हमें देखना है यूरिन की रफ्तार और उसकी धार कैसी है। यूरिन की रफ्तार अच्छी है, धार अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कतरा करता है तो इसका मतलब है बच्चे को पहले से प्रॉब्लम है, एक बार। दूसरा, पेशाब का बार बार आना जी, तो उसका भी कोई ये मतलब एक सिम्टम होगा कि अलामत होगी कि ये भी प्रॉब्लम हो। खून पेशाब में आना, ये भी एक प्रॉब्लम है। अच्छा, पेशाब बंद होना, ये भी एक प्रॉब्लम है। और हमें जब पेशेंट आते हैं यूजुअली वो आते हैं बुखार करके, तो हम यूजुअली पहले देखते हैं कि ये वायरल होता है, हम एंटीबायोटिक नहीं देते हैं। हम देखते हैं कि उसके गले का इन्फेक्शन तो नहीं है, नाक का इन्फेक्शन तो नहीं है, साइनोसाइटिस का इन्फेक्शन तो नहीं है, कान का तो नहीं है, लंग्स का तो नहीं है, हमें पता चलता है स्किन का तो नहीं, ये हमें पता चला कि ये नहीं है। फिर हम बोलते हैं कि चलो जी आप यूरिन का एक टेस्ट कराओ। जब हम यूरिन का टेस्ट करवाते हैं तो वहाँ हमें पता चलता है कि नहीं, ये तो यूरिन का इन्फेक्शन है। तो सिंपल यूरिन टेस्ट से हमें पता चलता है यूरिन का इन्फेक्शन है। हमने एक स्टडी ले ली 2016 में, जिसमें हमें पता चला जो बच्चा जिसका फीवर होता था, लेकिन फीवर में हमें कोई पता नहीं चला कि फीवर क्यों है। जब हमने यूरिन का टेस्ट किया तो हमें पता चला ये फेब्राइल यूटीआई था, ये बुखार वाला जो यूरिन का इन्फेक्शन है, लेकिन इसमें बुखार बहुत ज़्यादा है। तो वो हमें 13% आए, मतलब क्वाइट ए गुड चंक ऑफ पीडियाट्रिक पॉपुलेशन डू कम विद फेब्राइल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। सर, अक्सर फीमेल्स में यूटीआई का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा रहता है, तो कितनी देर तक उनको एक ट्रीटमेंट लेना चाहिए, स्पेशली अगर रिकरिंग यूटीआई किसी में होता हो? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो फीमेल्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा रहता है, इसका रीज़न ये है कि जो फीमेल का जो एनाटमी है, उसका यूरेथ्रा जो होता है, जिसमें जो एक नली जाती है, यूरिनरी ब्लैडर जिसको मसाना बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर से बाहर जाने के लिए एक छोटी सी नली होती है, वो शॉर्ट होती है। तो इसका मतलब है वो टीडी नहीं होती, शॉर्ट होती है। अगर इन्फेक्शन बाहर पेरिनियम में है, पाखाने की जगह कोई भी मतलब ये है, तो वो अंदर जल्दी घुस जाता है। दूसरा ये है कि जो प्रॉक्सिमिटी है पाखाने की जगह और यूरिन करने की जगह, जो प्रॉक्सिमिटी है वो ज़्यादा क्लोज है, तो उसकी वजह से उनमें पेशाब के इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन जो छोटे नवजात बच्चे होते हैं पहले 6 महीने तक, उनमें लड़कों को पेशाब के इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि उनमें जो स्किन होता है आगे, उस स्किन में थोड़ी सी वो स्मैग्मा रहते हैं, एक किस्म की लेयर होती है, एक पेस्ट जैसा। अगर वो वहाँ रह गया तो वहाँ इन्फेक्शन रहने के ज़्यादा चांसेस है। उन बच्चों को बोलते हैं कि चलो, अगर ये बच्चे, हमने मतलब ये रिसर्च है कि अगर कोई बच्चा पहले 6 महीने में लड़का है, उसमें पहले 6 महीनों में ज़्यादा लड़कों को इन्फेक्शन हो जाता है, उसके बाद 7 to 8 टाइम्स इट इज़ मोर कॉमन इन फीमेल्स। तो पहले ही अगर सर्कमसाइज किया जाए, जैसे रिलीजियस सर्कमसिजन यहाँ करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उनको 20 टाइम्स देखा गया है कि उनको 20 टाइम्स लेस चांसेस है टू डेवलप द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन मेल्स
in initial 6 months of the life. In the rest of the life, the females are more predisposed for urinary tract infections. हाँ, अब ये जो है रिफ्लक्स का बोल रहे हो, इसका ये मतलब है कि इसको जो यूरिन जो बन रहा है वो किडनी में बन रहा है। किडनी से 2 नलियाँ आती है, वो मसाने में जिसको ब्लैडर बोलते हैं उसमें जाती है। उसमें एक किस्म का दरवाज़ा लगा हुआ होता है। जैसे कि हम यहाँ इस कमरे में बैठे हैं, अगर इस कमरे को फिल किया जाए तो दरवाज़ा ऑटोमेटिकली बंद हो जाके यहाँ से जो फिल्ड एरिया है वो बाहर नहीं जाएगा। उसमें वो दरवाजे, जिसको वैल्व हम बोलते हैं, वो थोड़ा वीक होता है पहले से, या उसकी एंगुलेशन ठीक नहीं होती है, तो उस वजह से उनमें यूरिन रिवर्स कर जाता है। जब यूरिन ने रिवर्स किया, जब यूरिन जो ब्लैडर होता है, जो हमारा जो जिसमें पेशाब जमा होता है, जब ये फिल हुआ तो उसको बाहर, पेशाब को बाहर निकालना है। जो ही ये कंट्रैक्ट होता है, कंट्रैक्ट होने के टाइम आधा यूरिन तो ऊपर जाएगा, क्योंकि रिवर्स जाएगा तो आधा यूरिन बाहर जाएगा, तो उसकी वजह से दैट बिकम्स अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो उन बच्चों को इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, पेशाब की खराबी इन्फेक्शन की वजह से ज़्यादा होती है। सर, बाय बर्थ अगर बात करें, जैसे आपने कहा कॉन्जेनाइटल रीनल इश्यूज़ काफ़ी बच्चों में होती हैं, किस तरह से वो प्रेजेंट होती हैं बाय बर्थ ही एक बच्चे में, और कैसे हम वो अज्यूम कर सकते हैं? हाँ, सो दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इन बच्चों को क्या होता है कि यूजुअली 18 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, जब मदर प्रेग्नेंट है, 18 महीने से 18 वीक्स से 22 वीक्स तक हम उसको एक अल्ट्रासाउंड जो गाइडलाइंस है करवाना चाहिए। उसको बोलते हैं एनोमली स्कैन। अगर एनोमली स्कैन में कुछ पता चला कि इस बच्चे को एक ही किडनी है, इस बच्चे में किडनी में सूजन है, गुर्दों में सूजन है, पेशाब अंदर जम जाता है, बाहर नहीं आता है, अंदर से फीटस की बात मैं कर रहा हूँ, जो अंदर बच्चा है, या उसका जो लीकर है, जो उसका एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो कम है, तो उससे हमें पता चलता है कि अंदर कोई इशू है। अब उसको हम क्या करेंगे, पेरेंट्स को अगर जब हम बोलते हैं तो हमें ये देखना है कि उनको हम इनडायरेक्ट काउंसलिंग कर दें। डायरेक्टली हम नहीं बोलेंगे, हम डिसाइड करेंगे उसको क्या करना है। हम उनको इन्फॉर्म करते हैं कि आपको ये इशू है, बच्चे को इस तरह इशू है, हमें वेट करना चाहिए, अगले महीने उसको फिर अल्ट्रासाउंड करना चाहिए, या उसको कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत है। डिसीजन वो खुद ले लेंगे। वी विल इन्फॉर्म देम, दैट वी कॉल दैट इज इनडायरेक्ट काउंसलिंग एंटीनेटल नेफ्रोलॉजी में। तो फिर जब बच्चा पैदा होता है, अगर उसको लगा कि उसको कोई सूजन है या एक किडनी है या कोई इशू है, तो जब पैदा होता है उसके बाद हम बोलते हैं 2 या 3 दिन के बाद पहले वीक में एक अल्ट्रासाउंड रिपीट करेंगे। हम देखेंगे क्या स्टेटस है प्रैक्टिकली अब उस नियोनेट को। फिर उस नियोनेट को अगर कोई प्रॉब्लम है, उस नवजात बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है, हम अकॉर्डिंगली उससे डील करते हैं। सर, क्रोनिक किडनी डिजीज़ की अगर बात करें तो अक्सर ये कहा जाता है कि रीअकरिंग किडनी इंजरी की वजह से वो क्रिएट हो जाती है, आपका क्या मानना है? हाँ, जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जिसको हम बोलते हैं दायमी तौर पर गुर्दों की बीमारी, जो नॉन रिवर्सिबल है, ये रिवर्स नहीं किए जाते। किसी को किडनी की डैमेज है लेकिन क्रॉनिक प्रॉब्लम है, मोर देन 3 मंथ्स यूजुअली हम लेते हैं, तो इसका ये मतलब है प्रॉब्ली दिस विल कंटिन्यू एंड डैमेज विल आकर मे बी लेस सीवियरली बट इट विल गो ऑन। लेकिन ये जो दायमी तौर पर किडनी प्रॉब्लम्स है, तो इसका एक कारण ये है कि ये अगर किसी बच्चे को किसी किस्म का इन्फेक्शन हो गया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, हमने उसको अच्छी तरह ट्रीट नहीं किया, ये इन्फेक्शन ऊपर किडनी की तरफ चला गया। जब किडनी की तरफ चला गया उसको बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस, पस किडनी में जमा है। अब इसकी वजह से किडनी को डैमेज हो गया। अब जब किडनी को डैमेज हो गया, किडनी में एक शिकार बन गया। शिकार बनने से क्या हुआ, उसकी वजह से उसको ब्लड प्रेशर चढ़ गया। जब ब्लड प्रेशर चढ़ गया, ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़ जिसको हम बोलते हैं, दोज आर द कॉमनेस्ट रीजन फॉर chronic kidney disease. Chronic kidney disease as such is a major public health problem. In our country, it is around 10 to 12%. And if we'll take the population of J&K at this moment, it is presumed to be 1.49 crores. That indicates if we'll take it at that हमारी जो आबादी है 1.5 करोड़ की अराउंड, तो उसका ये मतलब है जो अंडर 18 ईयर्स बच्चे हैं, 18 साल से कम, अराउंड 40 लाख तक होंगे। अगर अराउंड 14 लाख तक होंगे, इसका मतलब है सीकेडी बड़ों में, अगर हम 1.5 करोड़ को देखेंगे, बड़ों में तो ये 15 लाख का तक बन गया। छोटों को मान लीजिए 2 to 3% जो होता है कंट्रीब्यूशन होता है बच्चों का एडल्ट किडनी में, यानी कि ये पहले ही हो जाता है, फिर रिकरेंट हो गया तो बड़ों में सीकेडी हो गया, फिर जिसको दायमी तौर पर गुर्दों की तकलीफ हम बच्ची की क्रॉनिक ए मेजर पब्लिक हेल्थ इशू राइट एट दिस मोमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड, राइट।
सर आजकल देखने को मिलता है जो नवजात बच्चे होते हैं उनमें सेप्टिसीमिया काफ़ी अर्ली एज पर हो जाता है, लेकिन बाद में बहुत लेट से पता चलता है कि दिस इज़ बिकॉज ऑफ एनी किडनी इंजरी। तो आपका क्या उस बारे में, उसको आप कैसे एड्रेस करते हैं? हाँ, एक्चुअली अगर हम जो नवजात बच्चे होते हैं उनमें अगर हम देखिए, हमने जो हमारी एक स्टडी आई तो उसमें हमने देखा कि 6% बच्चे जो थे, नवजात बच्चे जी। एडमिट किए गए हमारे हॉस्पिटल में, तो हम उनको सेप्टिसीमिया ट्रीट करते थे। तो जब हमने यूरिन का टेस्ट किया तो 6% बच्चों में यूरिन का इन्फेक्शन आया। काफ़ी लेट पता चलता है हाँ, एक्चुअली हम सोचते थे इसको ब्लड का इन्फेक्शन है। ब्लड की इन्फेक्शन की वजह से उनको किडनी भी इन्वॉल्व हुई। एक बात तो ये है। दूसरी स्टडी जो 2016 में हमने देखी तो बच्चे आए, बहुत सीरियस बच्चे थे, उनको स्ट्रेट वे इंतहाई निगाहदाश्त यूनिट जो होता है, इंटेंसिव केयर, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर, तो जब उनको देखा गया, उनको मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शंस थे। जिस्म में इन्फेक्शन था, किसी को लंग्स में इन्फेक्शन था, किसी को ब्रेन में इन्फेक्शन था, किसी को मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट थी। तो जब हमने देखा उन सब में कितनी इन्वॉल्वमेंट है किडनी की, तो 4% बच्चे वो थे, 4% बच्चे वो थे जिनको सेप्टिसीमिया तो था। सेप्टिसीमिया होने के साथ साथ उनको एक्यूट किडनी इंजरी भी थी, जिसको हम बोलेंगे आर्जी तौर पर शदीद गुर्दों की सूजन। एक्यूट किडनी इंजरी आर्जी तौर पर है, रिवर्स हो सकती है, लेकिन हमने देखा उसमें जो आईसीयू पेशेंट्स थे, हमने देखा उनमें 21% मोर्टेलिटी, काफ़ी ज़्यादा मोर्टेलिटी है। तो जो बच्चा आईसीयू में एडमिट होता है और उनको रीनल इन्वॉल्वमेंट होती है, उनमें फिर बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि ये किडनी का इन्वॉल्वमेंट होना, इसका मतलब है ड्रग्स को किडनी से जाना है, जिस्म के बहुत सारी चीज़ें जो किडनी हैंडल करती है, जब किडनी में प्रॉब्लम आ जाती है तो वो बच्चा फिर उसमें मतलब बहुत दिक्कत आती है हमें उसको ट्रीट करना, हाँ, संभालने में। सर आजकल दौर चल रहा है सेल्फ मेडिकेशन का। अनफॉर्चुनेटली हर कोई एक गूगल डॉक्टर बन चुका है। तो ना सिर्फ रीनल इश्यूज़ में बल्कि मेडिकल शोबे को ओवरऑल कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करती है ये चीज़? ये एक्चुअली इस वक्त जो प्रॉब्लम है जो हम फेस कर रहे हैं, हमारे पास पेशेंट आते हैं तो वो बोलते हैं कि इसको थोड़ा सिर दर्द थी तो उसने पेन किलर खाया, इसको पेट में दर्द था उसने दवाई खाई, उसको इन्फेक्शन लगा गले का तो उसने खुद ही दवाई खाई। तो अ वेरी सीरियस इशू, बिकॉज दे आर यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स एंड दे आर यूजिंग दिस गूगल नेटवर्किंग। तो ये पता नहीं कि ये कहाँ से इन्फॉर्मेशन लाती है। एक इन्फॉर्मेशन आई जो सबके पास है, दूसरी आ गई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, वो तो ऐसे उनको शायद पता नहीं चलेगा हमें किस साइड से चेक करना है। उसमें ये हो जाता है किसी को दर्द है, उसने पेन किलर लिया, जब पेन किलर जो जिसको दर्द हटाने वाली दवाई हम बोलते हैं, तो दे आर वेरी सीरियसली टॉक्सिक फॉर द किडनीज। तो उस वजह से उनको एक्यूट किडनी इंजरी हो जाती है, फिर हमें वो एडमिट करने पड़ते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रिवर्स होती है। लेकिन अगर 2-3 बार हुआ फिर उनके चांसेस बढ़ जाते हैं 20% कि उनको फिर दायमी तौर पर किडनी ख़राब हो सकती है। एक तो ये, दूसरा हमें पेरेंट्स आते हैं कि इसको थोड़ा इन्फेक्शन था, हमने इसको एंटीबायोटिक दी। जब वो एंटीबायोटिक देते हैं वो एंटीबायोटिक नेफ्रोटॉक्सिक भी होते हैं, तो बार बार खुद ही एंटीबायोटिक देने से वो किडनी की हेल्थ डैमेज कर जाते हैं। अगर एक बार 2 बार AKI हो गया तो फिर वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में चेंज हो सकता है। यहाँ ये बात बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, अगर किसी को चेस्ट पेन हुई, अगर किसी को लेफ़्ट आर्म में पेन हुई, वो उठ के चला जाता है डॉक्टर के पास, वहाँ उसको ECG करवाते हैं, ट्रॉप्टी करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, उसको पता चल जाए इसको हार्ट की तकलीफ है, ट्रीट करते हैं। किसी को हेडेक है बहुत ज़्यादा, आर्म कमज़ोर हो गई, कोई उठ नहीं पाता है, उसी टाइम गया डॉक्टर के पास, वो देखता है और इलाज करता है। किसी को जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, कोई डॉक्टर के पास गया तो दवाई ले ली। लेकिन जो किडनी प्रॉब्लम्स हैं ये यूजुअली इन मेजॉरिटी ऑफ द सिचुएशंस दे आर साइलेंट। This is the problem. We have to be extra cautious and we have to raise the awareness. हमें लोगों को बोलना है कि नई एंटीबायोटिक खुद मत खाओ, पेन किलर्स मत ले लो। हर एक के पास अगर आप देखो हर घर में म्यादे की दवाई होगी। म्यादे की दवाई वन ऑफ द रीजन इज़ फॉर किडनी प्रॉब्लम्स। तो म्यादे की दवाई खुद ही खाते, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, वेरी सीरियस इशू। लोग खाते रहते, किडनी डैमेज होती रहती, फिर एक्यूट किडनी इंजरी, फिर क्रॉनिक किडनी इंजरी में क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में तब्दील हो जाती है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ये किडनीज आर साइलेंट, दे आर नॉट क्राइंग वाइल देयर इज़ अ डैमेज अटैक गोइंग ऑन इनसाइड। ये प्रॉब्लम ये ज़रूरी है सुनना कि साइलेंट किलर है, पता नहीं चलेगा, तो वी हैव टू टेल देम दैट
हमें उनको बोलना है कि आपको ये दवाई नहीं खानी है, एंटीबायोटिक खुद मत ले लो, पेन किलर्स मत ले लो, मैदे की दवाई खुद ही मत ले लो। अगर लेनी है डॉक्टर साहब बोलेगा कितनी देर तक लेनी है, कितने दिनों तक लेनी है, फॉलोअप ज़रूरी है। ऐसे नहीं, इसकी वजह से आप बच्चों में भी ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। दूसरी बात यह है कि जो ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है उनमें जो हमारा यूथ है वो क्या करते हैं, अगर उन किसी को बॉडी बनानी है, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो फूड्स लेते हैं, वो फूड्स जो अनऑथेंटिक है, वो ऑथेंटिक नहीं है, वो पता नहीं मतलब कहाँ से, वो किस सूरत से लाते हैं, उनमें प्रॉपरली एक्सपेरिमेंट नहीं किया हुआ होता है, वो ऑथेंटिक नहीं है। लेते हैं कि हमारी मसल्स बनेंगी, जब उसमें कार्निटिन होता है, कार्निटिन सेल्फ कैन डैमेज द किडनी, उसमें सेटीराइड्स होते हैं दैट कैन कॉज डैमेज द किडनी, उसमें बहुत सारी अदर केमिकल्स भी होते हैं जो अनटेस्टेड है, मेटल्स, हैवी मेटल्स होते हैं। किसी ने बोला कि हम उस हकीम के या व्हाटएवर, तो प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनको उन चीज़ों से परहेज़ करनी चाहिए। सर, बहुत इम्पॉर्टेंट इशू आपने रेज़ किया, जो बच्चे आजकल बॉडी बनाने के टाइम पे सप्लीमेंट्स वगैरह का यूज़ करते हैं। सर, आखिर में हम चाहेंगे कि आप हमें एक वैल्यूबल ऐसी मैसेज दें, हम सबको, हमारे व्यूवर्स को अवेयर करें कि किस तरह से रीनल इश्यूज़ से इंसान विजिलेंट रह सकता है। उसमें ये है कि जैसे कि हम बोलते थे कि जो किडनी प्रॉब्लम्स है वो कॉमन नहीं है, तो ये बात सही नहीं है। जो हम एनकाउंटर करते हैं किडनी प्रॉब्लम्स, बिल्कुल हम नहीं बोलेंगे ये अनकॉमन है, तो ये हमारे पास पेशेंट आते रहते हैं। वी हैव टू रेज अवेयरनेस कि ये चीज़ें है। दूसरी बात, अगर जो ये किडनी प्रॉब्लम्स है ये साइलेंट रहती है, हमें पता नहीं चलता है, हमें बोलना है कि ये चीज़ें मत खाओ, जैसे कि ये पेन किलर्स मत खाओ, ये जो एंटीबायोटिक खुद ही मत खाओ, जो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है जो अनऑथराइज्ड होगा वो मत खाओ। तो मेजॉरिटी जैसे, और ये चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए कि जो अगर कभी भी अल्ट्रासाउंड कुछ दिखाता है, उसको प्रीनेटली प्रेग्नेंट लेडी में कुछ दिखाता है किडनी का इशू, उसको इमीडिएटली एड्रेस करना चाहिए, इजी नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर साहब को कंसल्ट करना चाहिए। तो जो हमें लगता है कि मामूली सा इन्फेक्शन है, यूरिन का इन्फेक्शन है, ठीक हो गया, लेकिन अगर बार बार आ रहा है, इसका मतलब है अंदर से कोई प्रॉब्लम है, बार बार क्यों आ रहा है ये यूरिन का इन्फेक्शन, उसको भी हमें देखना है कि ये कोई अंदर प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको एड्रेस करना है। अगर बच्चे में किसी ने ब्लड प्रेशर चेक किया, ब्लड प्रेशर हाई आ रहा है, तो हमें देखना है कि ये किडनी के कारण तो नहीं है, हमें वो चेक करना है। और हमें जो हमारी जो आदत पड़ी है कि खुद ही सेल्फ मेडिकेट करते हैं हम, उसको रोकना है, हमें वो चीज़ें हमें छोड़नी पड़ेगी। जो हमारे आजकल का जो सिस्टम है, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, फिजी ड्रिंक्स लेते हैं, अच्छा जो बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंसेस लेते हैं, तो मोबाइल के साथ ज़्यादा हम बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं, नींद कम करते हैं, तो उसकी वजह से स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, उसकी वजह से भी किडनी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। अगर हम देखते हैं कि मतलब आजकल के बच्चों में पहले सपोज ये था 1 to 2%, अब 3 to 5% ब्लड प्रेशर देखा गया है बच्चों में। इसका रीज़न ये बोलते हैं कि ये हाँ काफ़ी कम पहले से है। उसका रीज़न ये बोलते हैं कि ये तो एक्टिविटी नहीं करते हैं, अच्छी नींद नहीं करते, स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, और जो जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, तो ओबेसिटी की तरफ ज़्यादा जाते हैं, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हमें उन चीज़ों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। और ये है कि अगर 10 से 12% जो हमारा जो एडल्ट पॉपुलेशन है जिनमें CKD है, दायमी तौर पर किडनी डिजीज़ है, उनमें देखा गया है कि जो 2 to 3% जो है जो बच्चों से आता है, हमें पहले ही उसको प्रिवेंशन लेना है, ताकि ये बच्चे अगर उसको एक्यूट किडनी इंजरी हुई जो रिवर्सिबल है, उस टाइम हम उसको रोक सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, उसको बार बार ना होना चाहिए, ताकि आगे से उनको CKD नहीं हो जाए। तो जो बच्चा होता है कभी वो बोलता है माँ बाप को मुझे प्यास ज़्यादा लगती है, वो सुसु बहुत ज़्यादा करता है, यूरिन बहुत ज़्यादा पास करता है, रात के वक्त बार बार पेशाब आता है, हमें उसको देखना है कि अगर ये सिम्टम्स है, उसको भी उस टाइम हमें देखना है कि इसको कोई किडनी की प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई बच्चा जो मतलब बोलता है, माँ बाप हमें बोलता है कि ये बच्चा जो है कि ये खाता पीता अच्छी तरह से, नींद करता है, एक्टिविटी में अच्छा, पढ़ाई में अच्छा है, लेकिन इसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, इसका वेट नहीं बढ़ रहा है, ये ग्रो नहीं कर रहा है उस हिसाब से जिस हिसाब से मेरे बाकी बच्चे थे, या जो उसके स्कूल में बच्चे हैं वो उस हिसाब से ग्रोथ नहीं कर रहा है, उसकी तरफ हमें ध्यान देना है। कहीं ये किडनी प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी तरफ ध्यान देना है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर कोई बच्चा है, उसको खून की कमी है,
हड्डियों की प्रॉब्लम्स है या उसको थकावट बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उस टाइम भी हमें किडनी की प्रॉब्लम की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तो हमें ये प्रमोट करना चाहिए, अच्छी नींद करनी होनी चाहिए, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन होना चाहिए, हाइड्रेशन अच्छी रखनी है, हमें फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स लेनी चाहिए और होममेड फूड्स जो है उनको प्रमोट करना चाहिए। इन चीज़ों से काफ़ी हद तक हम ये देख सकते हैं कि मतलब अगर कोई इशू है उसको वक्त पे हम आइडेंटिफाई करें, मैनेज करें, तो ट्रीट करें। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अवेयर किया और आपने जी के पॉडकास्ट को अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। शुक्रिया।